जोहार दोस्तों, आपका स्वागत है जोहार जीएस में। आज हम लोग पढ़ेंगे इटली के एकीकरण के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और वर्ल्ड हिस्ट्री के परिप्रेक्ष्य में जो है इससे प्रश्न अवश्य आते हैं। तो इसमें जो है हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है इटली का एकीकरण हुआ था। तो नेपोलियन जो था इसने गणतंत्र की स्थापना किया था और नेपोलियन ने जो है इसका 3 भागों में सामूहिकरण किया था। पहला भाग जो था उत्तर पश्चिम इटली, यहाँ पर जो है सार्डिनिया पिडमोंट, यहाँ पर सेवाय वंश का शासन था। और उत्तर पूर्वी इटली में जो है लोम्बार्डी और वेनेशिया था, जहाँ पर ऑस्ट्रिया के अधीन में था। और मध्य इटली में जो था पार्मा, मोडेना, टस्कनी, ये सब जो है स्वतंत्र थे, लेकिन ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग वंश के प्रभाव में थे। तो इस तरह से इटली का जो है 3 भागों में सामूहिकरण किसने किया था? नेपोलियन ने। और दक्षिण में जो था सिसिली और नेपल्स था, जहाँ पर फ्रांस के बुर्बो वंश का प्रभाव था। नेपोलियन ही था जो इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये नेपोलियन को कहा जाता है। और मैरियट का कथन है कि नेपोलियन ही वो पहला व्यक्ति था जिसने सर्वप्रथम इटली को जो है एकता प्रदान किया था। तो नेपोलियन के समय में जो है ये सब हुआ था कि इटली का एक 3 भागों में सामूहिकरण किया गया था। लेकिन जब नेपोलियन का पतन हो गया, उसके बाद वियना कांग्रेस हुआ या फिर वियना सम्मेलन 1815 में हुआ, तो इटली को पुनः विभाजित कर दिया गया। और मेटरनिक एक प्रसिद्ध कथन था कि इटली तो एक भौगोलिक अभिव्यक्ति है। मतलब कहने का मतलब था कि मेटरनिक जो है इटली को एक देश या राजनीतिक अभिव्यक्ति के रूप में नहीं देखता था। तो वो सिर्फ एक ज्योग्राफिकल टुकड़ा है, बस इस रूप में जो है उसको देखा करता था मेटरनिक। और इटली के एकीकरण में जो था कुछ बाधक तत्व भी थे, जिसके कारण जो है इटली एक नहीं हो पा रहा था। कौन कौन से थे? तो सबसे पहले जो था ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व, यानी कि ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व जो है इटली पर था। इसकी भौगोलिक स्थिति भी थी, पोप का सत्ता जो रोम में था, राष्ट्रीय चेतना का अभाव था और सामंती व्यवस्था। ये इतने सारे तत्व थे जो इटली के एकीकरण में बाधक थे। इसके अलावा जो है 3 प्रकार की विचारधाराएं भी थी, यानी कि इटली का एकीकरण किस प्रकार से हो, वो गणतंत्र होगा कि राजतंत्र होगा, इसके लिए के भी जो है एक तरह की विचारधाराएं नहीं थी, अलग अलग विचारधाराएं थी। तो वो कौन कौन सी विचारधाराएं थी? तो गणतंत्रवादी सिद्धांत, ये इसके समर्थक जो है मैजनी थे। पोप के समर्थक गियोबर्टी थे। और संवैधानिक राजतंत्र, इसके समर्थन में थे लाफ्रीना, मैनिन, कावूर जो है ये चाहता था कि पिडमोंट सार्डिनिया की अध्यक्षता में जो है एकीकरण हो। कहने का मतलब है कि इटली में जो है संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हो। तो ये सब जो है बाधक तत्व थे, लेकिन एकीकरण में कुछ सहायक तत्व भी थे। इसमें से जो है एक संस्था थी, कार्बोनरी संस्था। ये एक प्रकार की गुप्त संस्था थी, जिसकी स्थापना जो है 1810 में हुआ था। और इसका उद्देश्य जो था वो था कि विदेशियों को जो है इटली से बाहर करना, साथ ही साथ वैधानिक स्वतंत्रता स्थापित करना। और इसका झंडा जो था वो काला, लाल और नीला, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका स्थापना भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इन सभी चीज़ों को याद रखिएगा। इसके अलावा जो है इटली में आर्थिक विकास भी हो चला था। कुछ औद्योगिक सुधार किए गए थे। कार्लो एमिनुअल तृतीय ने जो है सार्डिनिया में कुछ औद्योगिक सुधार किए थे। साथ ही साथ फर्डिनेंड थर्ड जो था, इसने भी टस्कनी में जो है कुछ सुधार किए थे। इसके अलावा रेलवे का विकास हो चला था। 1854 में जो है इटली में पहला रेलवे इंजन जेनेवा में बनाया गया था। और 1815 में जो है गिल्ड व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी।
ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इटली में गिल्ड व्यवस्था जो है कब समाप्त किया गया था। ये 1815 में हुआ था। इसके अलावा जो है कुछ प्रारंभिक विद्रोह हुए थे। जैसे इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि फ्रांस में जो है 1830 में और 1848 में जो विद्रोह हुआ था उसका असर जो है इटली में भी देखने को मिला था। तो 1820 में जो है नेपल्स एवं पिडमॉन्ट में विद्रोह हुआ था। इसके अलावा 1830 में पुनः विद्रोह हुआ, लेकिन ऑस्ट्रिया जो था इसने सैनिक कार्रवाई के द्वारा जो है इसको दबा दिया था। इसके अलावा विचारकों का योगदान, जो विचारक थे उसका भी योगदान जो है बहुत ज़्यादा रहा था। इसमें जो है सबसे प्रमुख नाम आता है मैज़नी का, जिनका जन्म जो है 1805 में जेनेवा में हुआ और ये गणतंत्रवादी थे, यानी कि गणतंत्र का समर्थक थे। 1830 से पूर्व कार्बनरी संस्था के जो है ये सदस्य थे, लेकिन क्रांति में भाग लेने के कारण इन्हें देश से निर्वासित कर दिया गया था। इसके अलावा जो है इन्होंने एक निबंध लिखा था ड्यूटीज ऑफ मैन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये ड्यूटीज ऑफ मैन निबंध जो है ये किसने लिखा था? और मैज़नी ने जो है एक संस्था की स्थापना किया था 1831 में। इस संस्था का नाम था यंग इटली और इसको स्थापित किया था मैसल्स नगर में। और इसके जो ध्वज था यानी कि झंडा था उसमें लिखा हुआ था एक तरफ एकता और स्वाधीनता और दूसरी तरफ जो है फ्रांसीसी क्रांति के पवित्र सिद्धांत। और इनका 3 नारा था। क्या क्या था? परमात्मा में विश्वास करो, सब भाइयों को एक करो और इटली को मुक्त करो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये 3 नारा। इसके अलावा जो है मैज़नी के कुछ कथन हैं कि यंग इटली इटली वासियों में भाईचारा उत्पन्न करने वाली संस्था है। यदि समाज में क्रांति लानी है तो नेतृत्व नवयुवकों के हाथों में दे दो। ये बहुत प्रसिद्ध कथन है इनका। और इनका सबसे बड़ा योगदान अगर कहा जाए मैज़नी का, तो उसने इस बात को समझा कि इटली का एकीकरण हो सकता है। यानी कि बहुत सारे बाधाएं तो थी इटली के एकीकरण में, लेकिन मैज़नी इस बात को विश्वास कर रहा था कि इटली का जो है एकीकरण हो सकता है। इसके बाद एक नाम आता है जियोबार्टी। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी इटली की नैतिक एवं नागरिक श्रेष्ठता। और ये जो है जियोबार्टी पोप पायस नवम से जो है प्रभावित थे और इनके समर्थकों को जो है नियो गुल्फ्स कहा जाता था। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि नियो गुल्फ्स जो है किसके समर्थकों को कहा जाता था, तो वो जियोबार्टी के समर्थकों को कहा जाता था। फिर अगला नाम आता है मैनजानी। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस याद रखिएगा या पढ़ लीजिए। बेट्रॉयड इसकी पुस्तक है और जियोबार्टी के समर्थक थे। इसके अलावा सिल्वियोज पॉलिको, इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है लॉमी प्रियोजनी, जिसमें ऑस्ट्रियाई जेल के अनुभवों को लिखा था इन्होंने इसमें। इसके अलावा जो है उदार राजतंत्रवादी, उदार राजतंत्रवाद जो था सिडमॉन्ड और पिडमॉन्ट में ये था। यहाँ के शासक जो थे सार्डिनिया और पिडमॉन्ट के शासक जो थे वो चार्ल्स एल्बर्ट थे। अनेक आर्थिक सुधार एवं सैनिक सुधार किए थे और इनका एक प्रसिद्ध कथन है कि जब समय आएगा तब मेरा जीवन, मेरा धन, मेरा सर्वस्व इटली की वेदी पर बलिदान किया जाएगा। ये कथन जो है चार्ल्स एल्बर्ट का था। इसके अलावा जो है पोप की उदारवादी नीति। पोप ग्रेगियन ये जो है सस्टम की मृत्यु के बाद जो 1846 में इनकी मृत्यु हो गई, इसके बाद पोप नवम जो है नए पोप बने। ये कुछ दयालु और उदार किस्म के थे और इन्होंने जो है राजनीतिक बंदियों को मुक्त कर दिया था और बहुत सारे प्रशासनिक सुधार किए थे। इससे घबरा कर जो है या फिर दबाव बनाने के लिए जो है मेटरनिक ने जो है पोप पर जो है सेना भेजकर दबाव बनाया। लेकिन क्या हुआ कि कैथोलिक जगत का जो है इस मेटरनिक पर दबाव बना और तब चार्ल्स एल्बर्ट ने जो है सेना
की सहायता से जो है वहाँ से जो मेटरनिक ने जो सेना भेजा था उसको हटाना पड़ गया था। अब हम लोग पढ़ते हैं कि 1848 की क्रांति जो फ्रांस में हुआ था उसका इटली पर क्या असर पड़ा था। नेपल्स और सिसिली में इसके कारण विद्रोह हुआ, जिसमें मांग किया गया था संविधान का, और नेपल्स के शासक फर्डिनेंड द्वितीय ने इसे स्वीकार भी कर लिया था। इसके अलावा पिडमॉन्ट, टस्कनी, पोप के राज्य ये जो है 1848 में जो है वैधानिक राजतंत्र बन गए थे। और इस समय जो है मेटरनिक जो है भाग गया था। ये पढ़ाए थे पिछले क्लास में कि मेटरनिक वहाँ से जो है ऑस्ट्रिया से कैसे भागा था। और इसी समय जो है काउंट काबूर जो था इसने जो है रिसर्जिमेंटो नामक एक पत्र का संपादक थे ये। इसमें इन्होंने अपील किया था सार्डिनिया के शासक से जो है युद्ध छेड़ने का। 23 मार्च 1848 को जो है सार्डिनिया के शासक चार्ल्स एल्बर्ट ने जो है ऑस्ट्रिया के विरुद्ध जो युद्ध की घोषणा कर दी और ऑस्ट्रिया की हार हुई, लेकिन ये बहुत ही अल्पकालिक था। अब जो है मैजनी वापस आ गया। जब उसे जो देश निष्कासित किया था इस समय मैजनी वापस आ गया इटली और कहा कि चार्ल्स एल्बर्ट कमज़ोर निकला, पोप पायस नौम जो है अस्थिर सिद्ध हुआ, राजाओं द्वारा स्वतंत्रता युद्ध समाप्त किया जा चुका है, अब सर्वसाधारण द्वारा स्वतंत्रता युद्ध आरंभ किया जाना चाहिए। ये जो है मैजनी का कथन था। 1849 में जो है मैजनी ने रोम में गणतंत्र की स्थापना किया था। ये पूछा जाता है कि मैजनी ने जो है रोम में कब गणतंत्र की स्थापना किया था, तो ये जो है 1849 में किया था। टस्कनी में भी गणतंत्र की स्थापना किया था। यहाँ का शासक जो था लियोपोल्ड ये भाग गया था। इटली का भाग्य पिडमॉन्ट पर आधारित था। ये जो है बहुत हद जो इटली का एकीकरण हो सकता था यदि, तो वो पिडमॉन्ट के शासक के द्वारा ही किया जा सकता था, या फिर उसका भाग्य जो था पिडमॉन्ट पर आधारित था। यहाँ का शासक जो था वो चार्ल्स एल्बर्ट था। फिर से जो है इसने ऑस्ट्रिया पर जो है युद्ध किया ऑस्ट्रिया के विरुद्ध में, लेकिन नेवारा नामक स्थान पर जो है ये हार गया। इस कारण से क्या हुआ कि चार्ल्स ने जो है सिंहासन त्याग दिया और इसके पुत्र विक्टर एमेनुअल द्वितीय नया शासक के रूप में स्थापित हुआ। तो अब तक हम लोग जो पिडमॉन्ट के जो शासक के बारे में पढ़ रहे थे वो चार्ल्स एल्बर्ट था, और अब जो नया शासक बना है वो विक्टर एमेनुअल है। 1848 में क्या हुआ कि वेनिस पर ऑस्ट्रिया का कब्जा हो गया, अतः इटली ऑस्ट्रिया के कब्जे में फिर से आ गया था। मैजनी और गैरिबाल्डी को देश छोड़ना पड़ गया। मैजनी जो फिर से वापस आया था, लेकिन जब नेवारा नामक स्थान पर ऑस्ट्रिया विजय हो गया तो फिर से मैजनी और गैरिबाल्डी को जो है देश छोड़ना पड़ गया। तो अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग जाने कि ऑस्ट्रिया के एकीकरण में क्या क्या बाधक तत्व थे और क्या क्या सहायक तत्व थे। अब हम लोग पढ़ेंगे कि एकीकरण किस प्रकार से हुआ था, यानी कि इटली का अब एकीकरण अलग अलग चरणों में हुआ है, तो उसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। तो कौन कौन से चरण थे ये भी जानेंगे इसके में। तो इसमें जो है विक्टर एमेनुअल द्वितीय ये जो है शासक बना था। 1848 में पिडमॉन्ट सार्डिनिया का शासक बना। ये जो है जनता इसे जो है ईमानदार राजा कहती थी विक्टर एमेनुअल को। इसमें एक नया कैरेक्टर आएगा, वो है काउंट काबूर। इसका जन्म जो है 1810 में ट्यूरिन में हुआ था। सेना में इंजीनियर थे और 1848 में त्यागपत्र दे दिया था। इन्होंने इंग्लैंड की संसदीय प्रणाली को बहुत नज़दीक से देखा था। देखिए ऐसे परीक्षा में जो है आपसे इनका जन्म इस सब के बारे में नहीं पूछेगा। इम्पोर्टेंट जो है इनके पत्र जो है और इनका योगदान क्या क्या था। तो 1847 में जो है इल रिस्मेंटो नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। 1848 में सार्डिनिया पिडमॉन्ट की प्रथम संसद का सदस्य बना। 1850 में वित्त एवं उद्योग मंत्री बना।
और 1852 में जो था डी एजरगिलियो के मंत्रिमंडल का त्यागपत्र दिया, तब ये जो है पीएम बना था। तो इसमें जो है जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है इनका समाचार पत्र। इसको याद रखिएगा कि किस समाचार पत्र का संपादन जो है कावूर के द्वारा किया गया था। दूसरा था कि कावूर को ये विश्वास था कि इटली के एकीकरण के लिए जो है आर्थिक उन्नति और सैनिक शक्ति आवश्यक है, और साथ ही साथ जो है विदेशी सहायता। ये दो चीज़ अगर हो जाएगा तो इटली का जो है एकीकरण किया जा सकता था, और इटली का एकीकरण सार्डिनिया के नेतृत्व में ही संभव हो सकता था। ये जो है कावूर का विश्वास था। कावूर की गृह नीति किस प्रकार की थी? मुक्त व्यापार की नीति, यानी कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जो है किसी बिना कर का जो है व्यापार किया जा सके, परिवहन साधनों का विकास हो, कृषि समिति का विकास हो, गिरजाघरों पर भूमि कर लगाया जाए और उच्च कोटि की सैनिक को तैयार किया जाए। ये जो है गृह नीति। और विदेश नीति किस प्रकार की थी? इटली के एकीकरण के लिए ऑस्ट्रिया से मुक्ति एवं पिडमोंट के शासक की अध्यक्षता में संगठित करना विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य था। यानी कि विदेश नीति इस प्रकार का बनाया जा रहा था या कावूर के द्वारा बनाया गया कि ऑस्ट्रिया से जो है इटली को मुक्त किया जाए और पिडमोंट की अध्यक्षता में जो है इसका एकीकरण हो सके। बिस्मार्क जानता था कि इंग्लैंड और फ्रांस ही उसके सहायक हैं, यानी कि विदेशी शक्ति जो सहायक के रूप में आएगी वो जो होगा इंग्लैंड और फ्रांस। इस बीच में जो है 1854 में जो है क्रीमिया का युद्ध हुआ। ये किसके किसके बीच हुआ था? इंग्लैंड और ये जो है रूस और टर्की के बीच में जो है क्रीमिया युद्ध हुआ था। इसमें क्या हुआ कि कावूर को जो है इंग्लैंड और फ्रांस से जो है दोस्ती करने का अवसर मिल गया, क्योंकि इस युद्ध में इंग्लैंड और फ्रांस ने रूस के विरुद्ध टर्की की सहायता किया था। और कावूर ने क्या किया कि 18,000 सैनिक जो है इंग्लैंड और फ्रांस की मदद के लिए भेज दिया। अब उसके विदेश नीति जो है यहाँ से शुरू हो गया कि किस प्रकार से जो है इंग्लैंड और फ्रांस से दोस्ती किया जा सकता है। तो ये मौका जो है क्रीमिया का युद्ध में ही मिला था इसे। कावूर का मुख्य उद्देश्य सार्डिनिया को यूरोपीय शक्ति में मान्यता दिलाना और इटली के एकीकरण के प्रश्न को यूरोपीय शक्ति के सामने रखना था। उसका इस युद्ध से, क्रीमिया युद्ध से कुछ लेना देना नहीं था। कहने का मतलब था कि इटली को एक पहचान दिलाना था, और जो इटली के एकीकरण करना है वो यूरोपीय शक्ति के सामने रखना था। तो क्रीमिया युद्ध के बाद जो है पेरिस की संधि 1856 को हुआ। इसमें क्रीमिया युद्ध समाप्त हो गया, सार्डिनिया को भी आमंत्रित किया गया और इटली का एकीकरण यूरोपीय प्रश्न बना दिया गया। इस अवसर पर जो है फ्रांस के विदेश मंत्री वेलेस्की ने कहा था कि तुम इतने चतुर हो कि तुमने ऐसे मामले में भी प्रवेश पा लिया जिससे तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं था। यानी कि मतलब कावूर ने जो सहायता किया था क्रीमिया के युद्ध से उसको कुछ लेना देना था नहीं था, लेकिन सिर्फ मित्रता के लिए जो है उसने सेना भेजा था। इसीलिए फ्रांस के विदेश मंत्री ने ये कथन कहा था। इस पर जो है कावूर का कहना था कि हम चाहे या ना चाहें हमारा भाग्य फ्रांस पर निर्भर है। ये हम लोग जानेंगे कि कैसे फ्रांस पर निर्भर होगा। इसलिए कहा जाता है क्रीमिया के कीचड़ से इटली का जन्म हुआ था। ये बहुत इम्पोर्टेंट कथन है कि क्रीमिया के कीचड़ से किसका जन्म हुआ था, तो ये इटली का जन्म हुआ था। अब अगला जो है नेपोलियन थर्ड से जो है सहयोग प्राप्त करना चाहता था और साथ ही साथ लोम्बार्डी की प्राप्ति होगी। इस तरह से जो है नेपोलियन थर्ड जो था उस समय शासक, उससे दोस्ती करेगा कावूर और लोम्बार्डी हासिल करेगा। कावूर नेपोलियन थर्ड से संधि का अवसर खोज रहा था, लेकिन इसी बीच में क्या हुआ कि एक आर्सेनिया कांड हुआ 1858 में। मैजिनी का ये शिष्य था। आर्सेनिया कांड में जो था आर्सेनी, इसने नेपोलियन थर्ड की जो हत्या करने का प्रयास किया।
इससे काबूल जो है बहुत नाराज़ हो गया, क्योंकि वो तो चाहता था कि उससे दोस्ती करना, इसलिए वो चाह रहा था कि तुरंत जो है नेपोलियन थर्ड से संधि किया जाए। इसलिए कोलंबियस की संधि 1858 की हुई और शर्त क्या रखा गया कि ऑस्ट्रिया को इटली से निकालने के लिए यदि सार्डिनिया युद्ध करे तो फ्रांस 2 लाख सैनिक सहायता देगा। इस प्रकार से जो है फ्रांस से ये दोस्ती करने लगा कि कैसे ऑस्ट्रिया को भगाया जाए। इसके बदले सार्डिनिया फ्रांस को सेवाय और नीस का क्षेत्र देगा, यानी कि अगर 2 लाख सेना का मदद मिलता है तो फ्रांस को क्या मिलेगा, वो सेवाय और नीस का क्षेत्र मिलेगा। आम्ब्रिया टस्कनी को मिलाकर एक नया प्रांत बनेगा जिसका प्रमुख जोसेफ बोनापार्टा होगा। विक्टर एमनुएल द्वितीय की पुत्री क्लोथाइल्ड का विवाह जेरोम नेपोलियन से तय हुआ। अब क्या था कि युद्ध होना था। अब ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया में जो है युद्ध होगा। कोलंबियस समझौते में यह तय किया गया था कि ऑस्ट्रिया आक्रामक देश साबित हो और सार्डिनिया आत्मरक्षार्थ देश साबित हो। ये चीज़ जो है कोलंबियस की संधि में तय हुआ था। और साथ ही साथ क्या किया गया कि अब ऑस्ट्रिया को भड़काया गया और 29 अप्रैल 1859 को जो है ऑस्ट्रिया का आक्रमण सार्डिनिया पर हो गया। यानी कि जब ऑस्ट्रिया को भड़काया गया तो इसने आक्रमण कर दिया सार्डिनिया पर, और जिसकी सहायता फ्रांस ने किया और ऑस्ट्रिया पराजित हो गया। लोम्बार्डी पर पिडमोंट का अधिकार हो गया। ये कैसे मिला कि विला फ्रैंका की विराम संधि हुई 1859 में। इसका डेट है 11 जुलाई 1859। ये संधि किसके बीच में हुआ था कि फ्रांस के शासक नेपोलियन थर्ड और ऑस्ट्रिया के शासक फ्रांसिस जोसेफ के बीच में। लोम्बार्डी सार्डिनिया को और ऑस्ट्रिया को वेनेसिया की प्राप्ति होता है। संधि में कहा गया कि पोप के अधिकार में इटली संघ बनेगा जिसमें वेनेसिया भी शामिल होगा। लोम्बार्डी को पिडमोंट में शामिल करने की औपचारिक संधि ज्यूरिख की संधि से हुई थी। इस तरह से जो है इटली का पहला चरण समाप्त होता है। इसके बाद है मध्य इटली का विलय। इसमें जो है ऑस्ट्रिया सार्डिनिया का युद्ध जब हो रहा था, इस समय क्या हुआ कि इटली में जो है राष्ट्रीयता जो है अपने चरम पर पहुंच चुका था और ये विद्रोह हो रहा था चारों ओर, टस्कनी में, परमा में, मोडेना में। और ये विद्रोह जो है इसको ऑस्ट्रिया जो है कुचलना चाह रहा था। काबूल ने फ्रांस को नीस एवं सेवाय देने का वादा किया एवं विद्रोह और भड़काया, जिसका नारा था इटली वासी अपने मामले स्वयं निपटाएंगे। लास्ट में क्या हुआ कि 1860 में जनमत संग्रह हुआ एवं प्रचंड बहुमत के साथ सार्डिनिया में इन क्षेत्रों का जो है विलय हो गया और शर्त के अनुसार जो है नीस और सेवाय जो है फ्रांस को मिल गया। इस तरह से जो है एकीकरण का दूसरा चरण भी समाप्त होता है। देखिए, पहला चरण में जो है ये सब कभी प्रश्न में आ सकता है कि किस चरण में कौन सा क्षेत्र जो है ये इटली को मिला था। ये सब चीज़ याद रखिएगा कि पहले चरण में जो है लोम्बार्डी की प्राप्ति और दूसरे चरण में जो है मध्य इटली जो है टस्कनी, परमा, मोडेना, ये सब क्षेत्र जो है दूसरे चरण में मिला था। अब है कि नेपल्स और सिसिली जो कि फ्रांस को दे दिया गया था, इसको जो है किस प्रकार से इटली में एकीकृत करना था। इसके लिए जो है सबसे ज़्यादा योगदान अगर किन्हीं का था तो वो था गैरिबाल्डी का। इसका जन्म 1807 में नीस में हुआ था और ये जो था मैजनी से प्रभावित था। 1833 में नौसेना विद्रोह में भाग लिया था जिसके कारण सज़ा मिला था मृत्युदंड का, लेकिन ये भागकर दक्षिण अमेरिका चला गया था और इसने जो है लाल कुर्ती दल बनाया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि लाल कुर्ती दल जो है किसने बनाया था, तो ये गैरिबाल्डी ने बनाया था। 1848 की क्रांति के समय पुनः इटली आ गया और 1854 में इटली के निकट कैपिरा नामक द्वीप खरीदा और
खेती करने लगा। 1857 में काबूल के संपर्क में आया और गणतंत्रवादी से वैधानिक राजतंत्र का समर्थक हो गया। यानी कि काबूल हर वो चीज़ चाहता था जिससे इटली का एकीकरण हो सके। यहीं पर साफ साफ पता चल रहा है कि काबूल जो है वो राजतंत्र का समर्थक है और गैरिबाल्डी जो है वो गणतंत्र का समर्थक है, लेकिन मदद लेना है तो इसलिए हर किसी से वो मदद ले रहा था। नेपल्स और सिसिली का शासक जो था फ्रांसिस द्वितीय था। ये बहुत ही अयोग्य और निरंकुश था, जिस कारण वहाँ पर विद्रोह हो रहे थे और इससे जो है जनता भी त्रस्त हो गई थी। सिसिली में जो है विद्रोह हो गया। किस तरह से हुआ? बुर्बो राजाओं के खिलाफ में। इस समय जो है वहाँ के देशभक्तों ने जो है गैरिबाल्डी से मदद मांगी और नेतृत्व के लिए जो है गैरिबाल्डी तैयार भी हो गया। 1860 में मसीना में विद्रोह, फ्रांसीसी सेना ने जो है इसको दबा दिया। गैरिबाल्डी इस घटना के बाद मदद के लिए तैयार हो गया था और काबूल भी चाहता था कि गैरिबाल्डी को मदद किया जाए। गैरिबाल्डी 1000 लाल कुर्ती स्वयंसेवकों के साथ जेनेवा से सिसिली पहुंचा और इंग्लैंड ने भी मदद दिया था। सिसिली पर गैरिबाल्डी का अधिकार हो गया और स्वयं को अधिनायक घोषित कर दिया। सिसिली पर जो है गैरिबाल्डी का अधिकार हो गया और अपने आप को ही जो है वहाँ का अधिनायक घोषित कर दिया गया। इसके बाद नेपल्स पर भी अधिकार हो गया, लेकिन काबूल चाहता था कि गैरिबाल्डी इन दोनों विजित क्षेत्रों को उत्तरी इटली में मिला दे, लेकिन गैरिबाल्डी इसके लिए तैयार नहीं था। अंततः काबूल जो था उसने गैरिबाल्डी के खिलाफ सेना भेज दिया और कहा, मुझे इटली को विदेशियों, अनिष्टकारियों, पागलों से रक्षा करनी है। ये इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है इसका, काबूल का। कहने का मतलब विदेशी कौन था? ऑस्ट्रेलिया था। और अनिष्टकारी जो कह रहा था वो गणतंत्रवादी को कह रहा था और पागल जो कह रहा था वो गैरिबाल्डी को कह रहा था। गैरिबाल्डी रोम की तरफ बढ़ा। ऐसे में काबूल ने रोम पर हमला कर दिया। यानी कि गैरिबाल्डी भी अब जो है चारों ओर अपने क्षेत्र को बढ़ाना चाह रहा था। नेपल्स और सिसिली को जीतने के बाद जब वो रोम की ओर बढ़ा तब काबूल ने जो है वहाँ पर सेना भेज दिया और आपसी टकराव शुरू हो गया। नेपल्स सिसिलियन पोप प्रदेश में जनमत संग्रह हुआ। विक्टर एमैनुअल द्वितीय ने सेना के साथ नेपल्स पहुंचा और टियाना में जो था गैरिबाल्डी से भेंट की और उसकी सहमति से इन प्रदेशों का इटली में विलय हो गया। यानी कि इस फेज में जो है जो रोम वाला क्षेत्र था उसका इटली में विलय हुआ। इस प्रकार जो है संयुक्त इटली की राजधानी जो बनी वो था रोम और इसका राजा जो था वो विक्टर एमैनुअल द्वितीय था। ये कब हुआ था? 1860 में। और गैरिबाल्डी का कथन था कि देश सेवा स्वयं एक पुरस्कार है, मुझे कोई और दूसरी चीज़ नहीं चाहिए, स्वतंत्र इटली अमर रहे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये कथन। और 6 जून 1861 में जो है काबूल की मृत्यु हो गई। यानी कि पूर्ण एकीकरण को जो है काबूल नहीं देख पाया। इसलिए प्रश्न बनता है कि किसने इटली के एकीकरण को नहीं देख पाया था? तो वो जो है काबूल था। और इसी पर जो है एलिस फिलिप्स का जो एक कथन है कि एक राष्ट्र के रूप में इटली काबूल की देन है। अब हम लोग देखते हैं कि एकीकरण का तीसरा चरण यानी कि पूर्ण एकीकरण किस तरह से हुआ। अंतिम चरण रोम और वेनेशिया को छोड़कर शेष इटली जो है एकीकरण हो गया था। यानी कि ये 2 प्रदेश अभी भी जो थे एकीकरण में नहीं आए थे। इन दोनों के एकीकरण में प्रसा काम आया। प्रसा यानी कि जर्मनी। ये हम लोग पढ़ेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में कि किस तरह से जो है जर्मनी का एकीकरण हुआ था। और अंतिम चरण में जो है एक तरह से जर्मनी का भी एकीकरण हुआ था साथ ही साथ और इटली का भी। तो इस चरण में क्या हुआ कि वेनेशिया की प्राप्ति। ये कैसे हुआ कि ऑस्ट्रिया जो था
वो जर्मनी के एकीकरण में भी बाधक था। बिस्मार्क ऑस्ट्रिया के विरुद्ध इटली से मदद चाहता था। जिस तरह हम लोग इटली में जो है काबुल महत्वपूर्ण है, उसी तरह जर्मनी के एकीकरण में जो है बिस्मार्क महत्वपूर्ण है। दोनों में संधि हुई जिसके अनुसार पर्सा इटली को सैनिक सहायता के बदले वेनेशिया देगा। ठीक ना, यानी कि अगर पर्सा जो है इटली पर्सा को जो है इटली अगर सैनिक सहायता देगा तो उसको वेनेशिया दिया जाएगा। तो हुआ क्या कि 1866 में पर्सा ने जो है उत्तर की ओर से ऑस्ट्रिया पर आक्रमण कर दिया और दक्षिण की ओर से जो है विक्टर एमैनुअल का हमला हो गया। 3 जुलाई 1866 को पर्सा ने सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया को शिकस्त दे दिया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सेडोवा का युद्ध कब हुआ था, तो ये जो है 1866 में हुआ था। इसके बाद जो है प्राग की संधि हुई और जनमत संग्रह द्वारा वेनेशिया इटली को प्राप्त हो गया। अब जो है रोम की प्राप्ति कैसे हुई, वेनेशिया भी मिल गया। पोप के अधीन में जो था वो रोम था, वहाँ फ्रांस की सेना थी, लेकिन 1870 में जो है पर्सा और फ्रांस के बीच युद्ध हो गया। तो इस समय क्या किया कि नेपोलियन थर्ड जो था वो पराजय के डर से रोम से सेना को बुला लेता है और विक्टर एमैनुअल द्वितीय जो था ये जो है उसके लिए एक सुनहरा अवसर बन कर आया और रोम पर हमला किया और रोम को जनमत संग्रह द्वारा इटली में शामिल कर लिया। इस तरह से 12 जून 1871 को इटली का पूर्ण एकीकरण हो गया। इस पर विक्टर एमैनुअल इनका कथन था कि जिस कार्य के लिए हमने अपना जीवन भेंट चढ़ाया है वो आज पूर्ण हो गया। इस तरह से जो है इटली का पूर्ण एकीकरण हो गया। तो इस तरह से हम लोग पूरे इस चैप्टर में पढ़ लिए कि इटली का एकीकरण किस प्रकार से हुआ। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ जो है इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे आने वाले सभी वीडियोज़ के लिए, और बेल आइकन को भी दबाएं जिससे कि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन जो है आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।